कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी किसान भाइयों को मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यही हमारा उद्देश्य है। आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से करेले की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी दे रहे हैं। करेले की आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें, आइए जानकारी लेते हैं। करेला हर तरह से सम्मानीय स्थिति में रहता है, चाहे इसकी तासीर की बात करें, चाहे इसके उत्पादक के आर्थिक स्थिति के बारे में, या फिर बात करें इसके बाजार मांग और दाम की। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में करेला सदा से ही हरा रहने वाला है और करेले की हरियाली बहुत दूर तक जाने वाली होती है। खेत खलिहान से एक गरीब किसान तक सभी को हरिया देने वाला करेला पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी से लबरेज रहता है और करेले की यही खूबियां बनाती हैं करेले के फल और रस को अमृत तुल्य। एक कड़वा शाक करेला जो अपने अनूठे स्वाद की वजह से बहुत सी स्वादिष्ट कहे जाने वाली सब्जियों से भी बेहतर है और उनसे कहीं ज्यादा लोकप्रिय भी है। करेला एक कद्दू वर्गीय सब्जी है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है, क्योंकि यहाँ परंपरागत रूप से किसान भाई धान की फसल लेते हैं। खासकर खरीफ में सिर्फ धान की फसल ली जाती थी, लेकिन वर्तमान में हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उन्होंने उन्नत तकनीकों को अपनाकर और थोड़ा परिवर्तन करके भूमि की दशा में, परिस्थितियों में सुधार करके और धीरे धीरे सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है और ऐसी व्यवस्था बनाई है कि साल भर उन्नत तरीके से सब्जियों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप देखेंगे कि खरीफ में जल निकास ज़रूरी होता है और यहाँ की जो भूमि है वो धान को के लिए सुविधाजनक मानी जाती है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। रेज्ड बेड पर खेती मतलब ऊंची उठी क्यारियों में खेती करने से खरीफ में और रबी में अगर किसान भाई ड्रिप टपक सिंचाई के साथ खेती करते हैं तो साल भर अच्छी फसल उगा सकते हैं। बरसात में रेज्ड बेड पे अच्छी फसल होती है और रबी में फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई और उर्वरक देकर अच्छी खेती सब्जियों की जा सकती है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई, दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। करेला एक बेलदार सब्जी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के खेतों में भी करेले की फसल को आधुनिक तकनीक से सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उसके सड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही पौधे की देखभाल और मुआयना करने में भी किसान भाइयों को मदद मिलती है। किसान भाइयों, आप यहाँ पर ग्राम अभनपुर में सब्जियों की विभिन्न प्रकार की सब्जियों का जो प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार की बेल वाली सब्जियां हैं, भटा, मिर्चा, टमाटर है। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर करेला लगा हुआ है। करेला प्रायः किसान क्या करते हैं कि ज़मीन पे लगा देते हैं, तो ज़मीन में लगाने से फल संपर्क में जो ज़मीन के संपर्क में आता है, खासकर जब गीली ज़मीन होती है या बारिश हो जाती है, तो उसकी गुणवत्ता में फ़र्क हो जाता है। जो ज़मीन को संपर्क में आता है उधर का भाग थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है, जो
ऊपर में रहता है उसका, तो यूनिफॉर्म जो एक रंग होना चाहिए, कलर चाहिए फल का, वो नहीं आता। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रकार का मंडप है, हाफ राउंड स्ट्रक्चर का मंडप है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी करेला है यहाँ पर सभी की तरफ में एक जैसा रंग है। तो इस तरह का यदि हम करेला उगाते हैं, इस तरह की मतलब उसमें गुणवत्ता लाते हैं, तो निश्चित रूप से हमको बाज़ार में इसका भाव अच्छा मिलता है। तो किसान भाई भी इस तरह की पद्धति को अपना सकते हैं ताकि उसके उत्पादन में गुणवत्ता आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि करेले की फसल ली जा रही है। ये रेज्ड बेड 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंची, 4 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी रेज्ड बेड मतलब ऊंची क्यारी तैयार की गई है। साथ में मल्चिंग की गई है और ड्रिप टपक सिंचाई की व्यवस्था की गई है। करेले की फसल के लिए पहले बीज से पौधा तैयार कर लेते हैं पॉलीथीन में, और इसके बाद जैसे हमने बताया पूरी व्यवस्था करके क्यारी बना के मल्चिंग और ड्रिप के साथ फिर इसका रोपाई कर दी जाती है। रोपाई में ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड के दोनों तरफ रोपाई करनी चाहिए और ये दूरी लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 मीटर रखनी चाहिए। इस तकनीक का फ़ायदा ये है कि खरीफ में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जिससे उत्तम जल निकास रहेगा और फसलों को फैलने के लिए अच्छा वातावरण इससे निर्मित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये टनल समान संरचना पर चढ़ाई गई है या इसको मचान विधि भी कहते हैं, लेकिन जो देसी मचान विधि थी उसमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं आता था। ये थोड़ा आधुनिक रूप से बनाई गई व्यवस्था है। आप देखें आर्च के रूप में इसको पाइप और जाली के सहारे से बनाया गया है। इस संरचना में फल की गुणवत्ता अच्छी होती है, उपज ज़्यादा मिलती है और काफ़ी दिनों तक फसल उत्पादन देती रहती है। करेले की आधुनिक खेती में जल प्रबंधन का विशेष महत्व है। सिंचाई कब कब व कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। करेले की फसल चूंकि ग्रीष्मकालीन फसल है, इस वास्ते भी इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था करें। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेना चाहिए और सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके इसके लिए भी नालियां काट लेनी चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। अगर करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र ऐसी जगह है जहां की भूमि रेतीली हो और तापमान 42 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाया करता है, ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो वहां 8 से 10 दिनों के अंतर पर भी सिंचाई दी जा सकती है। किसान भाइयों, जब हम सब्जी उत्पादन पर जाते हैं और व्यावसायिक सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एक तो सब्जी फसलों में कभी भी अत्यधिक पानी नहीं देना चाहिए, मतलब कि जल निकास उत्तम होना चाहिए। दूसरा, बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है इन फसलों में, हल्की और बार बार सिंचाई। तो ये व्यवस्था जो है सिर्फ हम टपक सिंचाई के माध्यम से ही संभव है दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई और ड्रिप के माध्यम से उर्वरक, घुलनशील उर्वरक पौधों के पास जड़ों तक पहुंचता है और उचित मात्रा में पहुंचता है, संतुलित मात्रा में पहुंचता है, तो हमारे पानी का संचय भी होता है और उर्वरक का भी संचय होता है।
साथ ही साथ जब हम मल्च का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार का अपने आप प्रबंधन हो जाता है, नमी का संरक्षण होता है। तो इस प्रकार थोड़ी सी व्यवस्था परिवर्तन करके किसान भाई कम लागत में भरपूर उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का कर सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की खेती में खाद प्रबंधन का विशेष महत्व है। कौन सी खाद कितनी मात्रा में उपयोग करें, आइए जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से गांव अब करेले के समर्थक और वृहद रूप से उत्पादक गांव की शक्ल में सामने आ रहे हैं। यहाँ के जागरूक किसान निश्चित तौर पर लगाई गई फसलों के पोषक प्रबंधन को लेकर भी सचेत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। चूँकि किसी भी फसल को लेने की आधुनिकतम तकनीक ही आज की तकनीक है, इसलिए बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में कभी भी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में ही डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाली बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के साथ अन्य पोषक तत्व भी भर दिया जाता है। इस प्रकार की तकनीक प्रायः विदेशों में जो अच्छे देश हैं, प्रगतिशील देश हैं, जो जिनमें किसान जो है आधुनिक तकनीक अपनाकर और अच्छा उत्पादन लेते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला। लेकिन अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसान इस तकनीक को अपनाकर अच्छा उत्पादन लेना शुरू कर दिए हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं एक ये प्रगतिशील किसान के प्रक्षेत्र में ही खड़ा हूँ और बहुत ही आशातीत उत्पादन इसमें मिलता है। आप ये मान के चलें कि एक तो बरसात में फसल, खासकर सब्जी फसल लेना ही मुश्किल होता है, लेकिन इस तकनीक में रेज्ड बेड मतलब ऊंची उठी क्यारी और साथ में ये पंडाल सिस्टम जो अपनाया जाता है, इसमें थोड़ा रूपांतरण करके अच्छा उत्पादन लिया जा रहा है। और आप ये मान के चलें कि 5 से 8 गुना ज़्यादा उत्पादन सामान्य विधि से ले सकते हैं। और ये तो रहा जो अन्य मौसम है, रबी और जो गर्मी का मौसम होता है, उसके लिए खासकर बरसात के मौसम में ऐसे प्रक्षेत्र में जिसमें पानी रुकता हो और सिर्फ धान की फसल ली जा सकती हो, इस तकनीक को अपनाकर आप भरपूर सब्जी उत्पादन उच्च गुणवत्ता के साथ ले सकते हैं। करेले की फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खेतों की तैयारी इस तरह से करें कि हम 2 बार बखर और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें और फिर उसमें कृषि के विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नाइट्रोजन 2-3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दें। ध्यान रहे, संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर दे दें। जैविक खाद के साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ हम डालते हैं, गोबर खाद, अच्छी सड़ी गोबर की खाद हो, उसमें पॉलीथीन या कंकड़ पत्थर लोहा के टुकड़े ये सब ना हो, सिर्फ गोबर की अच्छी सड़ी खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, नाडेप हो या केंचुआ खाद हो, इनका प्रयोग भूमि की तैयारी के समय या कहें क्यारी की तैयारी के समय करना चाहिए। और जब हम जैविक तरीके से खेती करते हैं तो शुरुआत में उपज कम मिलती है। तो चूँकि किसान को व्यावसायिक खेती करनी रहती है, अपनी लागत भी निकालना रहता है, इसलिए पूरी तरह जो कार्बनिक खाद होती है उस पे न निर्भर होके, जैविक खाद पे न निर्भर होके थोड़ा रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए।
इसमें आप देखेंगे कि जब हम टपक सिंचाई के माध्यम से उर्वरक देते हैं तो घुलनशील उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये 19-19-19 की श्रेणी में आता है, 19:19:19। इसको हम घुलनशील उर्वरक के रूप में देते हैं। साथ में सूक्ष्म तत्व जो खासकर जो बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब की आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है सब्जी फसलों में, तो इसको भी हम टपक सिंचाई के माध्यम से देते हैं। और ये हर फसल का अलग अलग जो है एक तालिका बनी हुई है, जिसको अपनाकर किसान भाई, जैसे सब्जी फसल जब बरसात में लगाते हैं हम, तो सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ उर्वरक प्रबंधन ही हम करें। उर्वरक के साथ जो पानी जाएगा, जल प्रवाह होगा, उसी से सिंचाई की पूर्ति हो जाती है और साथ में बारिश के पानी से पूर्ति होती रहती है। लेकिन जब रबी की फसल हम लेते हैं या गर्मी की फसल लेते हैं तो मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से और फसल की अवस्था के हिसाब से इसका प्रबंधन किया जाता है। और सामान्य रूप से आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम गर्मियों में और रबी के समय में आधे घंटे सुबह ड्रिप को फसल अनुसार चलाना चाहिए। किसान भाइयों, करेले की खेती में कभी कभी कुछ रोग एवं कीट लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग एवं कीट क्या है एवं इनसे किस प्रकार बचें, आइए जानकारी लेते हैं। बेलदार पौधे ही नहीं, हर तरह की फसलों को रोगों से प्रकोपित होने का खतरा तो बना ही रहता है। अब जब छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों में हरित जागृति आ ही गई है, तो वे इन सभी बातों का महत्व भी समझने लगे हैं। फसल लगाने की अग्रिम तैयारी के समय से ही वे सतर्क और सचेत रहने लगे हैं, जिसका सुपरिणाम ये है कि बहुत सी संभावित बीमारियां फसल तक पहुंचने से पहले ही रोक ली जाती हैं। पुरानी गलतियों ने और पिछली असफलताओं ने छत्तीसगढ़िया किसानों को और भी कुशल बना दिया है और यही कुशलता अब इन्हें सफलता के द्वार दिखा रही है। अपनी फसल को बहुत से अवांछित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए बहुत से सरल और सस्ते उपाय कृषि वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। बीजों का बीजोपचार भी इन्हीं विधियों में से एक है। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना फसल की बेहतरी के लिए आवश्यक है। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाए रखा जा सकता है। कई तरह के भूमिगत कीटों से बीजों की सुरक्षा के लिए लिंडेन या फालोडाल पाउडर या फोरेट दानेदार का प्रयोग किया जाना चाहिए। करेला या खीरा वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण न पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल भी नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर छेद करते हैं। इन फसलों में लाल कीड़ों के अलावा फल मक्खी का प्रकोप भी होता है। ये मक्खियां फलों में छेद कर अंडे देती हैं, जिसकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाई लाल मक्खी से निजात पाने के लिए मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट 1 भाग और 10 भाग छनी हुई राख मिलाकर पौधों और पत्तियों पर इसका भुरकाव करें। साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की घोल का छिड़काव करें। किसान भाइयों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव न करें जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हों और कीटनाशकों के छिड़काव के पहले तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लिया जाना चाहिए। एक संतुलित मात्रा में कीट और बीमारी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन अवश्य करना चाहिए। शुरुआत से ही लेके पौध तैयारी से लेके और फसल ख़त्म होने तक समय समय पर कुछ जो वानस्पतिक कीटनाशी बनाए गए हैं, जैसे नीम का तेल, उसका मिश्रण बना के
स्प्रे जो रस चूसने वाले कीट हैं इनका नियंत्रण किया जाता है। कुछ जैविक पदार्थ हैं जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडे है, इसको गोबर खाद में मिला के पौधरोपण के समय अगर हम दे दें पौधे के पास में, तो जो भूम जनित फफूंद बीमारियां हैं उनसे निजात मिलती है और उपज भी अच्छी मिलती है। इसी प्रकार से अन्य जो जैविक कीटनाशी फफूंदनाशी हैं उनका प्रयोग भिन्न भिन्न बीमारियों के लिए किया जा सकता है। और कुछ जो सब्जियों के लिए कीटनाशक जो है अनुशंसित किए गए हैं उनका भी समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि जब फल बनने की अवस्था आ जाए तब बहुत सोच समझकर कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि फल तोड़ाई के एक हफ्ते पहले तक ही छिड़कें, 1 हफ्ते से 10 दिन तक के पहले छिड़कें, इसके बाद ही तोड़ाई करके उसका विक्रय के लिए ले जाएं। फसल चाहे जैसी भी कड़वी हो, लेकिन मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। ये तो अब छत्तीसगढ़ राज्य के चैतन्य और जागरूक किसान भाइयों के साथ ही साथ वे किसान भी भली भांति जान चुके हैं जो कि करेले के उत्पादन को लेकर गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं। बहुत सी मिसालों ने इस बात को और भी पुख्ता किया है कि मौसम के साथ चलने और ढलने वाले किसान ही समृद्धि के उत्तुंग शिखरों पर राज करते हैं। फसल उपजाने की पुरानी विधि अब बहुत पुरानी हो गई है। समय हमसे क्या मांग रहा है, जरा वक्त की आवाज भी पहचानने की कोशिश करें। हमारे देश का वो किसान किसी बादशाह से कम नहीं जो समय के अनुसार और संयम के साथ अपने हर पग धरता है, क्योंकि धरती अपने कृषक पुत्रों को सब कुछ देने की तैयारी में है। बस वक्त ये सोचने का है कि क्या हम तैयार हैं। क्या हमारी झोली इतनी बड़ी है जिसमें धरती माँ का वरदान समा सकता है। माकूल मौसम में खलिहान में करेले का न होना कहीं हमारे जीवन को कसैला बनाने वाला साबित तो नहीं होगा। देश के हर कोने में करेले को उपजाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक करेला किसानों को समृद्ध और खाने वालों को सेहतमंद बनाने वाला है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगले अंक में नई नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।